आज हम ठीक है विज्ञान का 80 ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव देखेंगे विथ कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप एक प्रश्न को देखिएगा तो आप उससे दो चार पांच प्रश्न बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या एक पे चलते। देखिए प्रश्न संख्या एक क्या आपका है। पहला जो आपका प्रश्न देखिए क्या कहता है। पहला जो प्रश्न है कहता है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, बताइए समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत पे होती है। और समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो अच्छा परावर्तक सतह माना जाता है, यानी प्रकाश का अच्छा परावर्तक सतह समतल दर्पण होती है। और समतल दर्पण हमेशा किसी वस्तु का आभासी ठीक है सीधा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, प्रश्न संख्या दो पे चलते हैं। दो नंबर प्रश्न आपका क्या है, कहता है वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे या दर्पण के सामने बनता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, आप ये भी याद रखिएगा। तो आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, आप ये भी याद रखिएगा। प्रश्न संख्या तीन पे चलते हैं। देखिए तीन नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच का कोण क्या होगा। तो आप जानते हो कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। तो यदि एक ये हम समतल दर्पण इसे बना दें, ठीक है, और यहाँ एक अभिलंब दे दें तो ये आपतित किरण हो गया, जाने के साथ अभिलंब और आपतित किरण के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो वापस लौटते समय भी उतने ही का कोण बनाएगी, कितना का 30 का बनाएगी। तो हमसे पूछ रहा था आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण, टोटल को आप जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, क्योंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। प्रश्न संख्या चार की तरफ चलते हैं। देखिए चार प्रश्न क्या आपका कहता है, एक दर्पण में आपतित प्रकाश की चाल सी है तो परावर्तित प्रकाश की चाल क्या होगा। तो आपतित प्रकाश की चाल सी है तो आपको जानते हैं ना कि जिस कोण से या जितना एंगल पे वो किरणें आती है उतना ही पे वापस लौटती है। तो आपतित प्रकाश की चाल सी है तो परावर्तित प्रकाश की चाल भी सी होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। ठीक, प्रश्न संख्या पांच देखिए, पांच क्या कहता है, गोली दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। तो गोली दर्पण में मूल बिंदु दर्पण के ध्रुव को लिया जाता है। किसको लिया जाता है, जैसे हमारा मान लीजिए कोई दर्पण है, ठीक है, तो ये हमारा मुख्य अक्ष प्रधान अक्ष है, तो ये जो हिस्सा होता है ना इसी को ध्रुव कहते हैं। ठीक, और उसी से सभी दूरी को मापा जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या छः चलता है। छः देखिए, देखिए प्रकाश जब सघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति, देखिए सघन का मतलब होता है उससे बहुत रुकने वाला। ठीक है, सघन मतलब होता है डेंस, यानी वहाँ बहुत सारा गैसों का मिश्रण रहेगा तो उसमें प्रकाश धीरे धीरे चलेगा। लेकिन जैसे ही सघन से विरल में जाएगा तो विरल का मतलब होता है गैसों की सघनता कम होते जाना, यानी खुला आसमान देखते हैं तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा, बढ़ती है। क्या हो जाएगा, बढ़ती है। ठीक है, प्रश्न संख्या सात देखिए, अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है, बताइए। तो अपवर्तन के कारण ना उसका आवृत्ति बदलता है, ना उसका रंग में कोई परिवर्तन होता है, केवल उसका तरंगदैर्घ्य बदलता है। केवल उसका क्या बदलता है, तरंगदैर्घ्य। क्योंकि अपवर्तन के कारण क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन जब होता है तो उसका दिशा मुड़ता है। ठीक है, तब याद रखिएगा केवल उसका तरंगदैर्घ्य बदलता है। ठीक, प्रश्न संख्या आठ देखिए, आठ क्या प्रश्न है, आठ किताब 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता है। बताइए लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम से व्यक्त किया जाता है, पी बराबर 1/f यदि मीटर में हो और सेंटीमीटर में रहेगा तो पी बराबर होता है 100/f। ठीक है, 100 क्या होता है एफ। तो आपका सवाल सेंटीमीटर में है तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी यानी एफ का मान कितना दिया होगा 50, तब 100 यदि 50 लिखिएगा, ठीक है, तो 50 दूनी 100 यानी 2 डायोप्टर आपका आंसर आ जाएगा। कितना जाएगा, 2 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। तैलीय कागज होता है, बताइए तैलीय कागज क्या होता है। पारदर्शक का मतलब होता है कि ऐसा पदार्थ जो प्रकाश को अपने में सोकर आसानी से जाने देता है। अपारदर्शक ऐसा पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर जाने नहीं देता। और पारभाषक किसको कहता है, जो प्रकाश के कुछ ही भाग को अपने में से होकर जाने देता है, यानी अंशतः भाग को। तो तैल लगा कागज ऐसा ही होता है, अपने में से प्रकाश के कुछ ही हिस्सा को जाने देता है, तो ये पारभाषक आपका हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न संख्या आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश की चाल न्यूनतम कहाँ होता है, बताइए। अगर आपसे अधिकतम पूछेगा तो निर्वात में ऑप्शन रहेगा तो वायु में, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो सबसे न्यूनतम कहाँ होता है, कांच में। कहाँ हो जाएगा, तो 10 को जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कांच में होता है। ठीक है, कहाँ होता है प्रकाश की चाल न्यूनतम, कांच में। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या नहीं तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये याद रखिएगा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ता है। प्रश्न संख्या 11, 11 नंबर जो आपका है, निम्नलिखित में किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, बताइए। तो मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना या दृष्टि पटल पर बनता है। ठीक है, इसको रेटिना भी कहते हैं या दृष्टि पटल भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखिए, 12 क्या है,
नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग क्या कहलाता है बताइए। तो नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग कॉर्निया कहलाता है। ठीक है, पारदर्शी है मतलब प्रकाश को अपने में से होकर जाने देगा, तो कॉर्निया कहलाता है। ठीक है, प्रश्न क्या 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर क्या देखिए, कहता है बाईफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है बताइए। तो बाईफोकल लेंस द्वारा जरा दृष्टि दोष को सुधारा जाता है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में तो अवतल लेंस लगता है, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस लगता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर आपका क्या है, रॉड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होती है। देखिए ये जो रॉड्स कोशिकाएं होती है ना, ये आंखों की रेटिना में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की प्रकाशग्राही अंगक होती है, कोशिकाएं होती है, जो धुंधली प्रकाश में भी हमको देखने में मदद करती है। ठीक है, तो ये आपका जगह ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 15 देखिए, 15 भी उसी से मिलता जुलता है। ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता। ब्लाइंड स्पॉट का मतलब होता है, इसको हिंदी में अंध बिंदु कहते हैं। अब ब्लाइंड स्पॉट वह स्थान होता है जहाँ पर ही प्रकाश नहीं पहुंच पाता, मैंने प्रकाश जो ग्राही अंगक होते हैं ना, रॉड्स और कोन्स, वहाँ पर होता ही नहीं है। तो ये रॉड्स और कोन्स प्रकाश को अवशोषित करने वाले अंगक होते हैं रेटिना में, तो वहाँ पर उपस्थित नहीं होता, उसी को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट्स या अंध बिंदु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 देखिए, विद्युत फ्यूज धारा का किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो उसमें यह प्रभाव पर कार्य करता है, आप देखते हो यानी कि जब कहीं पर शॉर्ट सर्किट होता है या ओवरलोडिंग होता है, तो क्या होता है कि जो विद्युत फ्यूज रहता है गल जाता है, यानी उससे हीट निकलता है, गल जाता है यानी उससे उष्मा निकलता है, तो उसमें प्रभाव पर काम करता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 देखिए, कहता है किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता। तो ए मीटर में तो होता है। देखिए ए मीटर में होता है, इस तरह से रहता है ए मीटर, तो प्लस माइनस उसमें लगा रहता है। वोल्ट मीटर में भी आपका प्लस माइनस लगा रहेगा। ठीक है, अब विद्युत सेल देखिए, ये हमारा विद्युत सेल है, इसमें भी प्लस माइनस लगा रहता है। लेकिन जो कुंडली रहता है, कुंडली कुंडली का मतलब तार सीधा समझ लीजिए, या जैसे आप बल्ब का तार होता है तो उसमें आप देखते हैं प्लस माइनस, बोर्ड में कोई भी तार घुसा देते हैं, तो कुंडली में प्लस माइनस नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 देखिए, 18 क्या है, 18 नंबर जो आपका प्रश्न करता है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। तो वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का। शक्ति किसको कहते हैं, कार्य करने के समय दर को शक्ति कहते हैं, यानी शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। शक्ति बराबर क्या होगा आपका, कार्य बटे समय, यही ना होता है, कार्य बटे समय आपका होता है। तो कार्य का ईसा मात्रक क्या होता है, जूल, तो ऊपर आपका जूल जाएगा, नीचे समय का सेकेंड, तो इसको क्या लिख सकते हैं, जूल प्रति सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड किसके बराबर होता है, 1 वाट के बराबर होगा आपका। तो जूल प्रति सेकेंड किसमें, ऑप्शन नंबर ए में, तो 18 का आपको जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 देखते हैं, विद्युत हीटर की तार की कुंडली बनी होती है। तो विद्युत हीटर का जो तार होता है वो नाइक्रोम का बना रहता है, किसका बना रहता है, नाइक्रोम का, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और नाइक्रोम किसका किसका मिश्रित धातु होता है, निकेल प्लस क्रोमियम, निकेल प्लस यानी निकेल और क्रोमियम का मिश्रित धातु होता है, ये आप याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 20 देखिए, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं बच्चों, तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, आप एक बार रिवीजन करके जाइएगा। आप इसके साथ 2-3 प्रश्न, एक प्रश्न के साथ 2-3 प्रश्न भी हो रहा है। ठीक है, आप देखते रहिएगा। प्रश्न संख्या 21 देखिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने किया है। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने किया, ऑस्टेड, आप ये याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं की प्रकृति कैसी होती है। तो चुंबकीय बल रेखाएं रहता है जो कैसा रहता है, वो काल्पनिक रहता है। ठीक है, सचमुच में नहीं रहता, लेकिन काल्पनिक रहता है। ठीक है, काल्पनिक मीन्स आभासी रहता है, वास्तविक नहीं, आभासी रहता है, सचमुच में होता नहीं है। लेकिन जब किसी चालक से होकर विद्युत धारा गुजरती है तो अगल बगल में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जिसको चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से दर्शाया जाता है। प्रश्न संख्या 23 देखिए, कहता है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं बताइए। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम क्या कहते हैं, जनरेटर। जनरेटर में डायनेमो लगा रहता है, तो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, और आगे की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर, लघु पथन के समय प्रतिरोध का लघु पथन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा बताइए। तो बहुत कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। जब बहुत प्रतिरोध बहुत कम हो जाएगा तो धारा का मान बढ़ जाएगा। इससे जब शॉर्ट सर्किट होता है ना, तो धारा का मान अत्यधिक बढ़ जाता है और प्रतिरोध का मान क्या होता है, घट जाता है। प्रतिरोध घटेगा तब ना धारा का मान अधिक होगा, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, प्रतिरोध कम धारा अधिक, प्रतिरोध अधिक तो धारा कम, आप याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 25 देखिए, 25 नंबर आपका है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व है। तो बताइए, यूरेनियम आपका है, यू, इसका सिंबल यू होता है। ठीक है, 92 शायद इसका परमाणु संख्या होता है। 26 नंबर देखिए, 26 नंबर प्रश्न क्या है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य और एकमात्र स्रोत क्या है, सूर्य ही है, उसी से सबको ऊर्जा मिलता है। तो 26 का आपको हो जाएगा बी नंबर। 27 नंबर प्रश्न देखिए,
निम्न में किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? जल होता है। ठीक। प्रश्न संख्या 28 देखिए। 28 नंबर क्या आपका? निम्नलिखित में कौन सा एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? एकल विस्थापन का मतलब होता है एक यौगिक का अदला बदली करना, या एक तत्व या एक संकेत का क्या करना, एक पदार्थ का अदला बदली करना। तो ये आपका डी नंबर हो जाएगा, AgNO3। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। प्रश्न संख्या 29 देखिए। तथा शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार का उदाहरण है? ऊष्माशोषी कि ऊष्माक्षेपी? देखिए, ऊष्माशोषी का मतलब होता है ना कि अभिक्रिया होने के लिए उसको ऊष्मा चाहिए, और ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है अभिक्रिया के बाद ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो जब शाक सब्जी को आप गड्ढा में डालते हैं तो वहाँ आग लगाते नहीं ना, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। 29 को जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डी। 29 का क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी। प्रश्न संख्या 30 देखिए। 30 नंबर क्या है? निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं? बताइए, इसमें कौन क्रिया जो ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? दहन तो आपका है ना। भोजन का पचना भी, शोषण भी, अवक्षेपण नहीं है। ठीक है। प्रश्न संख्या एक देखिए। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ग्लूकोज का C6H12O6, ऑप्शन नंबर सी ना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें आपसे ये भी पूछता है कि ग्लूकोज के एक परमाणु में कार्बन कितना होता है? तो कार्बन 6 है। हाइड्रोजन कितना होता है? तो हाइड्रोजन का परमाणु 12 है। ऑक्सीजन कितना होता है? तो 6। आप ये भी याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 32 देखिए। 32 आपका कहता है, क्या कहता है 32 नंबर देखिए। निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है? बताइए, किस तत्व के प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या आपस में बराबर नहीं है? तो हम डी नंबर सीधे ध्यान से देखते हैं। देखिए, इधर ऑक्सीजन कितना है? 3 दूनी, इधर ऑक्सीजन 6 गो, इधर ऑक्सीजन गिनिए 1 2 1, जैसे इधर 1 है, फिर 2 है और प्लस 2 है, तो दाईं तरफ कितना? 5 है, बाईं तरफ कितना? 6। तो ये संतुलित नहीं है, यानी 32 को जगह ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है। प्रश्न के आगे की तरफ बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न आपका क्या है? कहता है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान समाप्त क्या होगा? किसकी प्रकृति है जो लाल लिटमस को नीला करता है? बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, वो क्षार होता है या भस्म होता है, वही क्या करता है? अम्ल को नीला कर देता है। और क्षार या भस्म विलयन का जो पीएच मान होता है 7 से अधिक होता है, अम्लीय का 7 से कम होता है, उदासीन का 7 होता है। आप ये भी याद रखिएगा। 34 नंबर देखिए प्रश्न। तथा यसत पुष्प क्या है? बताइए। तो जो 34 नंबर हो जाएगा आपका, ये जिंक ऑक्साइड होता है। क्या होता है? जिंक ऑक्साइड को यसत पुष्प कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। 35 नंबर देखिए। 35 नंबर क्या है? कहता निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है? चूने के पानी को क्या कर देता है? दूधिया कर देता है। नहीं, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे की तरफ बढ़ते हैं। 36 नंबर। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो मेथेनोइक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल, या इसको फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं, और इसका सूत्र होता है HCOOH। ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 देखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताइए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2, ऑप्शन नंबर बी आपका। ठीक। प्रश्न संख्या 38 देखिए। 38 आपका क्या है? कहता है अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो जब भी अम्ल क्षार मतलब भस्म, जब भी अम्ल और भस्म आपस में मिलेगा तो लवण बनाता है। क्या बनाता है? तो 38 को जगह ऑप्शन नंबर सी आपका। ठीक है, लवण बनाता है। 39 देखिए। 39 क्या है? कहता है निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है? बताइए। तो किसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होता है? तो 39 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस का परमाणु संख्या कितना होता है? 15 होता है। तो 2 8 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो 2 8 5। सिलिकॉन का 14 होता है तो 2 8 4। एल्युमिनियम का 13 होता है तो 2 8 3। और सोडियम का 2 8 1 होता है ना। तो किसके वाहितांक में सबसे ज्यादा है? देखिए, फास्फोरस का 5 है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 देखिए। तो क्यूपराइट निम्नलिखित में किस धातु का है? बताइए। तो क्यूपराइट किसका है? इसके कॉपर का। नाम में क्यूपराइट, क्यूप्रिक, कॉपर का ही है। प्रश्न संख्या 41। ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है? तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी। देखिए, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 6 होता है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो 2 4 लिखाएगा, 2 6 लिखाएगा, 2 6 हो गया ना। तो इसको अपना अष्टक नियम पूरा करने के लिए आप कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? अपने वाहितांक कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। तो यहाँ 6 है, तो 6 को 8 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए ऑक्सीजन का संयोजकता 2 होगा, क्योंकि ये अधातु है तो इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। ठीक है। प्रश्न संख्या 42 देखिए। गंधक की परमाणु संख्या कितना होता है? गंधक मतलब सल्फर, तो सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है? 16। 43 में देखिए। ये विक्रियाशील मूलक का क्या नाम है? बताइए। इसको क्या कहते हैं विक्रियाशील मूलक का? 43 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसको हम क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं बताइए, इसको कहते हैं हम क्या, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका जाएगा, कार्बोनिल समूह। ठीक है, इसको ईथर कहते हैं। ठीक है, बॉन्ड CHO इसको एल्डिहाइड कहते हैं, और बॉन्ड OH को एल्कोहल कहते हैं। आप याद रखिएगा, हो सकता है पूछ दे एग्जाम में। प्रश्न संख्या 44 देखिए, कहता है वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है, तो वेल्डिंग में किसका उपयोग होता है, एथीन का। किसका उपयोग होता है, एथीन का। इसको इथिलीन भी कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है आपका, C2H4 होता है, याद रखिएगा। इसमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध पाया जाता है, यानी ये असंतुलित हाइड्रोकार्बन में आता है। 45 नंबर देखिए, कहता है कार्बन आवर्त सारणी का किस वर्ग का सदस्य बताइए। तो आवर्त सारणी आपको देखना पड़ेगा, तो फिलहाल आप याद रखिएगा 14 नंबर के वर्ग का सदस्य। आवर्त सारणी में 18 वर्ग 7 आवर्त होते हैं, आप ये भी याद रखिएगा। अगला है, इथाइन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो इथाइन में कार्बन कार्बन के बीच तीन ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, इथाइन। ठीक है, मतलब एल्केन आपका बोलेगा तो सिंगल बंद, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल। ठीक है, जब आपका एल्कीन बोलेगा तो कार्बन कार्बन के बीच दो बंद, और एल्काइन बोलेगा जिसे इथाइन मिल रहा है तो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बंद होता है, आप याद रखिएगा, त्रिबंध। प्रश्न संख्या 47 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है बताइए। तो कौन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है, तो ये फ्लोरीन आपका है, जिसका परमाणु संख्या 9 होता है। 48 नंबर देखिए, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो 7 आवर्त होते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका। और 18 वर्ग होते हैं या समूह। प्रश्न संख्या 49 देखिए, कहता है पोटेशियम की परमाणु संख्या 9 19, इसकी संयोजकता क्या है। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तब कैसे लिखिएगा, 2 8 2 10 8 18, फिर एक आएगा, क्योंकि पोटेशियम का परमाणु इसका 19 होता है, के का 19 ना होता, तो इसका बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, एक, क्योंकि धातु तो बाहरी कक्षा वाला ही देखना, तो एक होता है, ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा, यानी पोटेशियम की संयोजकता 1 होता है। 50 नंबर देखिए आपका, 50 क्या कहता है, आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या कितनी होती है। ऊर्ध्वाधर मैंने खड़ी कतार, तो खड़ी कतार 18 गो है, उसी को तो वर्ग या समूह कहते हैं। चलिए 51 नंबर प्रश्न देखते हैं। 51 नंबर क्या कहता है, 51 नंबर आपका क्या है, देखिए 51 नंबर प्रश्न आपका क्या है, जो 51 नंबर प्रश्न आपका है, कहता है निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त में तत्व में कौन सा धातु है बताइए। धातु का बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 3 4 या 5। ठीक है, तो ये 9 है, तो फ्लोरीन हो गया, 6 में कार्बन में धातु ही है, और डी 8 में ऑक्सीजन भी धातु है, तो बचा 12 किसका परमाणु संख्या होता है, मैग्नीशियम का, जो हमारा धातु है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। ठीक, प्रश्न संख्या 52 देखिए, निम्नलिखित में वनों पर आधारित उद्योग कौन सा, कौन वन पर आधारित उद्योग बताइए। तो इसमें से सभी हो जाएगा, कागज, टिम्बर, लाख। ठीक है, सब इनमें से आ जाएगा। 53 नंबर देखिए, 53 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सिंचाई के लिए पौधों को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीक को क्या कहते हैं। इसको बोलते हैं टपकन सिंचाई या ड्रिप सिस्टम। ठीक है, जहाँ पानी की किल्लत होता है या पानी की कमी होता है, तो वहाँ पौधे के जड़ों के पास जाके हम पानी पटाते हैं। ठीक है, सिंचाई करते हैं। तो 53 का जगह ऑप्शन नंबर सी, ड्रिप सिंचाई भी इसको कहते हैं, या टपकन सिंचाई भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 54 देखिए, कहता है उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था बताइए। तो उत्तराखंड में चिपको आंदोलन 1973 के समय में शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए प्रश्न का 55 देखते हैं। 55 क्या है, कहता है कवक में पोषण की कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो कवक क्या करता है, मृत पोषी होता है, यानी मृत जीव जंतुओं को से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। प्रश्न संख्या 56 देखिए, 56 क्या कहता है, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। कौन ऐसा जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाता है अपने आप, तो मृत घास पत्ते, इसको किसी चीज की जरूरत नहीं होता है, खुद ब खुद क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। प्रश्न के 57 देखिए, 57 नंबर आपका, मनुष्य में पाचन क्रिया आरंभ कहाँ से होता है। तो पाचन क्रिया मुख गुहा से शुरू होता है, यानी मुंह से। चलिए प्रश्न 58 देखिए, सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है श्वसन, पोषण, प्रजनन, ये सभी जैव प्रक्रम है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। 58 का क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। किण्वन की क्रिया ईस्ट में होती है, आपको पता ही होगा किण्वन की क्रिया कहाँ होती है, ईस्ट में होती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर। चलिए प्रश्न संख्या 60 देखिए, 60 नंबर क्या आपका कहता है, वायवीय श्वसन की क्रिया में निम्नलिखित में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। वायवीय श्वसन में उसको ऑक्सीजन चाहिए ना जी, तो ऑक्सीजन का मतलब O2, वायवीय का मतलब होता है वायु, वायु मतलब ऑक्सीजन। प्रश्न संख्या 61 देखिए, कोशिकीय ईंधन किसको कहते हैं, तो ग्लूकोज। कोशिकीय ईंधन किसको कहा जाता है, तो कोशिकीय ईंधन किसको कहते हैं, ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं, कोशिकीय ईंधन कहते हैं, आप याद रखिएगा, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 62 देखिए, 62 क्या कहता है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग से होता है।
तो पौधों में बाष्पोत्सर्जन मुख्यतः पत्ती से होता है, यानी पेड़ पौधा में जब अधिक अधिक मात्रा में पानी चला जाता है तो अधिक अधिक मैंने अधिकतर जो एक्स्ट्रा पानी रहता है, अतिरिक्त पानी रहता है, उसको क्या करता है, बाष्पोत्सर्जन विधि से बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 देखिए, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो परिवहन तंत्र में आएगा। मानव हृदय किस में आएगा? अरे तो मानव हृदय किसका भाग है? मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो मानव हृदय परिसंचरण तंत्र का भाग, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। ठीक है, 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न संख्या 64 देखिए। 64 है, निम्नलिखित में कौन सा रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो कौन होता है? तो फाइब्रोनोजिन, जिसको हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। ठीक, 65 देखिए, कहता है पादप अपशिष्ट संचित रहता है, यानी पादप में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, जिससे उसका जो गोंद होता है, या जो मतलब अपशिष्ट पदार्थ, मतलब जैसे हमारे मानव में क्या रहता है, थूक खकार मलमूत्र, ये सब अपशिष्ट होता है। तो पौधों में भी अपशिष्ट रहता है। तो कहाँ जमा रहता है? छाल में भी रहता है, पत्तियों में भी रहता है, कोश की रिक्ताओं में भी रहता है, इनमें से सभी जगह में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 66 देखिए, कहता है एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है बच्चों? ये आपका अमोनिया बनता है, NH3। ठीक है, प्रश्न संख्या 67 देखिए। 67 क्या कहता है? वृक्क का प्रधान कार्य क्या है? तो वृक्क यानी किडनी, इसका संबंध है उत्सर्जन से, मलमूत्र का त्याग करने में मदद करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 68 देखते हैं। इनमें से कौन पादप हार्मोन बताइए? तो इंसुलिन, थायरॉक्सिन, साइटोकाइनिन। ठीक है, ये सब हमारा पादप हार्मोन है। लेकिन ये जो एस्ट्रोजन है ना, ये एक क्या है? ये एक एस्ट्रोजन है, ये हमारा क्या, मादा हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? मादा हार्मोन है। तो सॉरी, इनमें से कौन पादप हार्मोन, हमसे ये ना पूछ रहा है ऑप्शन, तो इसका डी नंबर हो जाएगा, साइटोकाइनिन। बाकी सब, इंसुलिन तो अलग हो गया, थायरॉक्सिन अलग है। ठीक है, एस्ट्रोजन हमारा क्या होता है? एस्ट्रोजन एक हमारा मादा हार्मोन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका साइटोकाइनिन हो जाएगा, पादप हार्मोन यही है। अब क्या देखिएगा, नर हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, और मादा हार्मोन को एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। आप ये भी याद रखिएगा। ठीक है, जो नर हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन होता है वह वृषण से स्रावित होता है, और जो मादा हार्मोन होता है एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन, ये आपका अंडाशय से स्रावित होता है। 69 नंबर प्रश्न देखिए। 69 क्या कहता है? फल पकाने वाला हार्मोन है, बताइए इनमें से कौन फल पकाने वाला हार्मोन है? तो इसका हो जाएगा एथिलीन। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, एथिलीन। ठीक है, एथिन भी इसको कहते हैं, C2H4 इसका सूत्र होता है। प्रश्न संख्या 70 देखिए। 70 कहता है मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितना होता है? तो ये 12 जोड़ी। 12 जोड़ी मतलब 12 दूनी 24। 71 नंबर देखिए। 71 क्या कहता है? रुधिर चाप नियंत्रित होता है, बताइए रुधिर चाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये एड्रिनल ग्रंथि द्वारा होता है। एड्रिनल ग्रंथि द्वारा होता है। ठीक है, ये प्रश्न के 72 देखते हैं। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, बताइए? तो हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन विधि से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए प्रश्न क्या 73 देखिए। 73 क्या है? पुष्प का नर प्रजनन अंग कौन होता है, बताइए? तो पुंकेसर होता है, और स्त्री वाला स्त्री केसर होता है। ठीक है, 74 में प्रश्न देखिए। शुक्राणु बनता है, अभी बताया था, शुक्राणु कहाँ बनेगा बताइए आप? वृषण में। शुक्राणु कहाँ बनता है? वृषण में बनता है। अंडाणु कहाँ बनेगा? अंडाणु अंडाशय में बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा। 75 में प्रश्न देखिए। कहता है जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? क्या नहीं था बताइए? तो ऑक्सीजन नहीं रहा होगा, था ना? अगर ऑक्सीजन रहता तो जीवों की उत्पत्ति हो जाता, तो ऑक्सीजन नहीं रहा होगा। 76 नंबर देखिए। कहता ऑर्कियोपटेरिक्स के संबंध में निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है, बताइए? क्षेत्र का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यह एक जीवाश्म है, इसके जबड़े में दांत और उंगलियों में नख थे, इसके डैने तथा पंख विद्यमान थे। एक प्रकार का जीव है, ठीक है, जो बहुत पहले पाया जाता था, डायनासोर के जैसा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 देखिए। 77 क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकते, बताइए? तो ये जो घोगा है ना, घोंगे, ये अपना लिंग बदल सकते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 78 देखिए। 78 क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन पर्यावरण के अंतर्गत आता है, बताइए? तो पर्यावरण के अंतर्गत में कौन आ जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, में से सभी हो जाएगा 78 नंबर का आंसर। 79 देखिए। 79 नंबर प्रश्न क्या है? मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता, बताइए? तो मेढक किस में आएगा? ये द्वितीय उपभोक्ता में आता है। ठीक है,
प्रश्न संख्या 80 देखिए। 80 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन एक जैव अनवीकरणीय पदार्थ है? इसका आंसर हो जाएगा डीडीटी। क्या हो जाएगा? डीडीटी। ये एक जैव अनवीकरणीय पदार्थ है, ठीक है, जिसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, इसका फुल फॉर्म होता है। इस प्रकार से आपका कुल 80 प्रश्न की श्रृंखला समाप्त होता है, ठीक है। आप इसको पढ़ के जाइए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आज भर के लिए इतना ही, ठीक है।